क्योंकि उनको लगता है कि हम सोच रहे हैं ये डिप्रेशन में है और हम इसको समझा रहे हैं कि भैया तुम डिप्रेशन में हो, तुम परेशान नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम इधर स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हो। तो अपने जेपी सिनेमा में हमारी फिल्म की ओपनिंग हुई। उस दौरान प्रेम चोपड़ा, रमेश सिप्पी साहब, सुष्मिता मुखर्जी, मीता वशिष्ठ ये यहाँ आई और उन्होंने उस फिल्म की ओपनिंग। पिताजी को जब पता चला कि ये फिल्म बना रहा था और हमने बताया कि ऐसी फिल्म लगने वाली है, तो पिताजी की आंखों में पहली बार आंसू थे। धूप में बैठ के औरैया कहते हैं अपना गाँव में कि औरैया लेते, सो धूप में बैठे और हमारे दादा ने हमेशा हमें जो बताओ कि जी फलानी का जा रहे इन्हें राम राम कर लो। सागर संभाग में एक फिल्म हमारी प्रलोभन से बचे वो गई थी, तो वहाँ से मतलब वो फिल्म ने हमारी फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर पाया था पूरे आपकी जो फिल्म रही हैं बुंदेलखंड में, तो वे सारी मैसेज गाँव है पब्लिक के बीच में जो ऑडियंस देख रही थी बुंदेलखंड की। आज के समय में जो फिल्में बन रही हैं, जो गाना बन रहे, हमारे समय में भी MMS कहाते हैं। तो ये 3-3 साल का, 4-4 साल का एक अंतराल होता है जिसमें मतलब ना कि लोग उभर के सामने आते फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। और पेशेंस कहाँ गया? 30 सेकंड तो रुक नहीं पाते, अरे बेकार है, दूसरी हटा देते हैं, अरे बेकार है, तीसरी निकाल लेते हैं। तो हमारा पेशेंस हमारा 30 सेकंड नहीं है। हम चाहते हैं कि महीनों रुक जाएं, सालों रुक जाएं, वो चाहे व्यापार को लेके हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो या किसी रिलेशन को लेके हो, सारा कुछ पेशेंस खत्म हो गया लोग। तो हेलो भैया, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में और हमें आपके साथ संजय श्रीवास। भैया आज आप लोगों को मिलवावे के लाइन लाए हैं छतरपुर के एक ऐसे जाने माने नामी व्यक्ति से जिन्होंने हर क्षेत्र में काम करो है। सोशल वर्क हो, चाहे क्रिएटर लाइन हो, चाहे बिजनेस लाइन हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने एक कहा जाए अलग ही काम किया है और अलग ही नाम और अलग ही पहचान बनाई है। आपको उन्हीं से मिलवावे के लाइन लाए हैं। भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हमें लाइक समझो कि हम आपके कैमरा के सामने और आपके चैनल पर अच्छी बातें रख सकें, तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो भैया थोड़ा अपना परिचय दें और आप प्रॉपर कहाँ से हैं, किस प्रकार से, तो हमारे जो ऑडियंस है उन्हें पता चले। हम अगर बात करें कि हमारा जन्म जन भवतो तो वो मिर्ज़ापुर में भवतो, उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूल निवासी हम इतनी पास में अपने छतरपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ढिलापुर गांव है और उतन के हैं। और शिक्षा दीक्षा हमारी छतरपुर से भाई, और इसके बाद फिर कंटिन्यू कुछ टाइम बाहर भी रहे, है ना, इंदौर रहे, कुछ टाइम दिल्ली रहे, तो अलग अलग जगह पे जाना हुआ, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों का सीखना हुआ। जैसे MBA कर रहे थे तो सागर से किया, बाकी के नॉर्मल पढ़ाई जो छतरपुर से की। फिल्म मेकिंग के लिए और कैमरे के लिए बात करेंगे तो दिल्ली गए कुछ समय के लिए, दिल्ली से कुछ चीज़ें सीखी। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें सीखते रहे। तो भैया आपका छतरपुर में कैसे आना हुआ और कैसे यहाँ पर जो कहा जाए जो आपकी कर्म भूमि रही है? छतरपुर में एक्चुअल में मेरे दादाजी अकेले थे और पापा की जॉब अपना सिंगरौली में थी, बैढन में। और तो पिताजी का हमेशा से रहा है कि पिताजी की सेवा, मतलब उनको अपने पिताजी की, मतलब हमारे दादाजी की सेवा करनी थी। और जब वो अकेले पढ़ने लगे तो फिर पिताजी ने वहाँ से ट्रांसफ़र कराया, पापा ने ट्रांसफ़र करा के यहाँ छतरपुर आ गए हम लोग। फिर बाकी का पूरा जीवन अभी जो था, पहले सोचा था कि यहाँ नहीं रहेंगे, छतरपुर नहीं रहेंगे, और बचपन से यही था कि छतरपुर तो नहीं रहना। तो भैया आप मैरिड हैं या अनमैरिड हो? मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। और भैया किस प्रकार से जब आप क्रिएटर लाइन में थे, जब आपने बुंदेलखंड के लाने कही जाए ऐसी मैसेजिंग वाली, संदेश देने वाली ऐसी पहली मूवी बनाई थी कर्ज को चक्रव्यूह, तो किस प्रकार से रही वह मूवी? और जब आपने शुरुआत ही करी तो उस मूवी से शुरुआत करी थी या आपकी और भी मूवी रही उससे पहले? उससे पहले बहुत सारी मूवी रही। जब एक तो सबसे पहली मूवी, या कि मूवी नहीं कहेंगे, शॉर्ट फिल्म कहेंगे, एक मैसेज के लिए एड फिल्म भी कह सकते हैं, तो कीप क्लीन इंडिया करके एक एड फिल्म बनाई। और उसके साथ में 4-5 एड फिल्म और बनाई थी जो कि पेड थी, किसी चैनल ने हमें बनाने के लिए बोली थी, वो हमने बनाई थी। तो वहाँ चूँकि राइटिंग का शौक़ था तो राइटिंग के शौक़ में हमने बना ली। और फिर लेकिन जब वो हिट हुई, लोगों ने सराहा, जो हमने किसी के लिए बनाई थी उनने बहुत तारीफ़ें करी। उनने बोला कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने छतरपुर में अगर इस तरीके का कोई काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित, मतलब प्रोत्साहन के रूप में जो उन्होंने हमें दिया, पैसा हो या शाबाशी हो,
वहाँ से थोड़ी सी एक लत लग गई कि नहीं ठीक है और बनाना है। तो फिर उसके बाद में कीप क्लीन इंडिया हो गई, फिर किसान हो गई, फिर उसके बाद में जनरेशन गैप हो गई, फिर उसके बाद में कर्ज का चक्रव्यूह हो गई, प्रलोभन से बचे, मतदान हमारा अधिकार, ऐसी बहुत सारी फिल्में जो थी वो हमने बनाई। और इसके साथ ही एक नेशनल चैनल था ग्रीन टीवी, उसके लिए हमने काफ़ी समय तक काम किया, जिसमें अपने बुंदेलखंड की जो चौपाल, काफ़ी सारी चौपाल लगाई, जिसमें बुंदेलखंड की दशा और दिशा दोनों के ऊपर काम किया और दोनों को पहचानने की कोशिश की, यहाँ की संस्कृति को पहचानने की कोशिश की। हमारे यहाँ की तीज त्यौहार, हमारे यहाँ के हर एक चीज़ को हमने डीपली एकदम अंदर से पहचानने की कोशिश की। उसमें उस दौरान एक ऐसा अनुभव था, ऐसा समय था जब हम गांव-गांव तक पहुँचे और जन-जन तक पहुँचे। वहाँ से हमें पता चला कि क्या-क्या चीज़ें जो हमारे लोग कहते थे, हमारे दादाजी कहते थे, अपने बुंदेलखंड की जो संस्कृति है बड़ी रिच है या बहुत अच्छी संस्कृति है। तो वहाँ से हमें पता चला कि एक्चुअल में ये क्यों कहा करते थे कि अच्छी है। और भैया कहा जाए, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया था कर्ज का चक्रव्यूह, ये मूवी ज़्यादा थोड़ी चर्चित रही अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस प्रकार से आपने इसमें राइटिंग की और कैसे डायरेक्ट भी आप ही ने किया था और साथ में एक्टिंग भी आप ही ने की? नहीं, एक्टिंग हमने अकेले नहीं, लेकिन एक्टिंग सबने करी और डायरेक्शन हमारा था, राइटिंग हमारी थी। अब इसके पीछे एक लंबी कहानी है, अभी तक ऐसे ज़्यादा किसी को बताई नहीं है, लेकिन आज बताते हैं आपके चूँकि एक्चुअली में हुआ क्या था कि मेरे पिताजी और मेरा परिवार है, सभी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सभी लोग जॉब में हैं और उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। लेकिन जब एक कलाकार होता है तो उसका मन, हमें ऐसा लगता है कि अगर कला के क्षेत्र में कोई है तो शायद सरकारी नौकरी या फिर इन चीज़ों में फंस नहीं पाता वो, है ना, क्योंकि वो जुनून, वो कीड़ा काटता ही रहता है हमेशा। तो हुआ ये कि पिताजी का प्रेशर आया और घर वालों का प्रेशर आया, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, आपको तो भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, अकेले लड़के हो आप, तो आपकी प्राथमिकता तो यही है कि आप सरकारी नौकरी करो। हाँ ठीक है, इसके लिए हम इंदौर गए, कुछ समय तक इंदौर में रहे, वहाँ से एसआई की तैयारी करने लगे, होटल एकेडमी में एडमिशन लिया, लेकिन मन नहीं लगा। तो फिर इसके बाद यहाँ उसी टाइम पे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो होटल एकेडमी की ब्रांच छतरपुर में खुल गई। यहाँ आके तैयारी चालू करी। तो उस टाइम पर जब पेपर दिया तो 144 नंबर के समथिंग आए और होना था 50+ में, 150 प्लस में होना था, नहीं हुआ। अब चूँकि 2 कारण थे नहीं होने का, नहीं हुआ इसलिए क्योंकि उतना दिमाग में तो कुछ और चल रहा था ना, उतनी मेहनत नहीं कर पाए होंगे शायद, इसलिए नहीं हुआ। या दूसरा ये था कि मैं चाहता ही नहीं था कभी कि मैं नौकरी करूं, क्योंकि मैं जब 10 साल का था तब मैं पापा को बोलता था कि पापा हम एक छोटे से नौकर बन जाएंगे, मतलब नौकर बनने की अपेक्षा एक छोटे से मालिक बन जाएंगे और नौकर नहीं बनना हमें, और नौकरी नहीं करनी। हम भले हमारे पास 5,000 रुपये हम कमाएं, लेकिन हाँ अगर हम छोटी सी दुकान भी खोलेंगे तो 5,000 दूसरे को भी देंगे, तो कम से कम 2 लोगों का परिवार चलेगा और खुश रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारा मेन सपना था वो तो एक्टिंग का था कि मतलब एक्टिंग करेंगे और फिल्म लाइन में जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हुई और नंबर कम आए तो फिर कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई करते थे। एक कमरा था हमारा जो जिसमें हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे, उसी कमरे को हमने 1 महीने के लिए और वो कर लिया कि नहीं 1 महीने इस कमरे से नहीं निकलेंगे। तो घर वालों को लगा कि डिप्रेशन में चला गया। घर वालों ने आके समझाया बेटा कोई दिक्कत नहीं है और हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है पापा। अगर पापा को ये बता दें कि हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हो सकता था उस टाइम पे कुटाई हो जाती, क्योंकि उनको लगता कि हम सोच रहे हैं ये डिप्रेशन में है और हम इसको समझा रहे हैं कि भैया तुम डिप्रेशन में हो, तुम परेशान नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम इधर स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हो। तो 1 महीने में हमारी स्क्रिप्ट जो पुरानी स्क्रिप्ट थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में एक दिन बैठ के दोस्तों को बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है यार, ये फिल्म लिख ली है, इसको पढ़ो। पढ़ाया, सबको पसंद आई। अब चूँकि जब फिल्म लिखते हो तो किरदार आपके चारों तरफ से घूमने लगते हैं। वो किरदार में सबसे पहले नाम आया हिमालय भैया का, तो हिमालय भैया को याद किया, फिर सुभाष का नाम आया, फिर ऐसे बहुत सारे, रूपाली का नाम आया, फिर हरेंद्र राहुल भैया का नाम आया, सोनम का नाम याद आया, फिर एक मेरा मतलब भाई है अभिषेक, उसका नाम याद आया। तो ऐसे किरदार उसमें मुझे याद आते गए और मैं उन किरदारों के हिसाब से, चूँकि इनके नाम इसलिए याद आ रहे थे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं हमने एक्टिंग करते देखा था, या फिर ये कह दें कि रियल लाइफ में हमने इनको देखा था कि ये किरदार जो है
परफेक्ट हैं उसके लिए। तो ऐसे करके वो बन गया। इसमें म्यूज़िक का जो था वो नवीन झा भैया हैं, पुलिस में हैं, ठीक है, ट्रैफिक में पुलिस में हैं, और उनने बहुत सपोर्ट किया। उनका भी एक नाम था जो मतलब याद आ जाता है कि हाँ एक वो थे। तो इस फिल्म की खासियत ये थी कि सभी प्रोड्यूसर थे, है ना, और सभी अपना अपना मेहनत कर रहे थे। वो लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पर लोग या ये कहें एक्टर सारा कुछ अपने घर से लेके जा रहे थे, सारा कुछ अरेंज कर रहे थे, सारी मेहनत कर रहे थे। मैं सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करते तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती। फिर प्रभु कृपा ऐसी हुई कि उसी टाइम पर वो राधे श्याम सोनी जी हैं, उन्होंने ये वीडियो हम लोग की बना के डाल दी, और वो वीडियो सर्कुलेट हो गई और अपना यहाँ पर खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल होता है। उस टाइम पर जो आए थे प्रेम चोपड़ा साहब, रमेश सिप्पी साहब, सुष्मिता मुखर्जी, मीता वशिष्ठ, ये लोग आए हुए थे। तो इनका भी मन बन गया कि जो एक फ़िल्म है उसे छतरपुर में रिलीज़ करते हैं। तो अपने जेपी सिनेमा में हमारी फिल्म की ओपनिंग हुई। उस दौरान प्रेम चोपड़ा, रमेश सिप्पी साहब, सुष्मिता मुखर्जी, मीता वशिष्ठ ये यहाँ आई और उन्होंने उस फिल्म की ओपनिंग करी। तो कहा जाए बड़े पर्दे पे हुई आई थी आपकी? हाँ, एक कह सकते हैं कि एक स्क्रीन तो उसने ली है और अच्छा रिस्पांस था। पहली बार पिताजी को जब पता चला कि ये फिल्म बना रहा था और हमने बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म लगने वाली है, तो पिताजी की आंखों में पहली बार आंसू थे। और वो दिन हम आज भी भूल नहीं सकते कि मतलब ना अपने मतलब एक बेटे को पिता की आंखों में बेटे के लिए गर्व के रूप में ही आंसू देखना अपने आप में बड़ी बात होती है। और वो जब आए यहाँ खड़े होकर देखा कि इतने सारी भीड़, इतने सारे जिन एक्टरों को टीवी पे देख रहे थे वो एक्टर वहाँ दिख रहे थे, तो उनको अच्छा लग रहा था। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें अगर हम बात करें कि जो अपना खजुराहो फिल्म फेस्टिवल है, मैं उसके लिए भी उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से यहाँ पर मतलब ये एक्टर आ पाए थे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में कई लोगों को ये लगा कि एक समय था जब मैंने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का विरोध भी किया था। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ कि दोनों चीज़ें अलग हैं। उनने जो अच्छे काम किए, जो चीज़ उनकी अच्छी थी उसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, और जो चीज़ गलत थी तो उसके लिए मैं विरोध कर में था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी कार्य पद्धति और किसी चीज़ के लिए विरोध में था, बस विरोध ये था कि कुछ वादे उन्होंने किए थे, वो वादे फुलफिल नहीं हुए और मुझे लगा कि ऐसी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए मैं विरोध में था। और भैया जैसे कि आपकी जो फिल्म रही हैं बुंदेलखंड में, तो वे सारी मैसेज गाँव है पब्लिक के बीच में, जो ऑडियंस देख रही थी बुंदेलखंड की, तो उनके बीच में संदेश के रूप में जो बनाई आपने फिल्म, तो इको का कारण रहा है, का उद्देश्य रहा है ऐसी मूवी बनावे को? इसका कारण ये रहा है कि हमेशा से हमारे जो दादाजी, हम कहते हैं कि हम दद्दा कहते हैं उन्हें, तो हमारे जो दद्दा हैं तो उनने हमेशा से, हम जब गांव में जाते और धूप में बैठ के औरैया कहते हैं अपना गांव में कि औरैया लेते, सो धूप में बैठे और हमारे दद्दा ने हमेशा हमें जो बताओ कि जी फलानी कक्का जा रहे, इन्हें राम राम कर लो, ये फलाने जा रहे, इन्हें राम राम कर लो। बोले भला भैया को बुरा नहीं करने अपन, हाँ एक बार अपना हो जा लें, को बुरा नहीं करना, दूसरे सन के लिए बुरा सोचने नहीं है। तो बोलत ना कि संस्कार वाली बात, तो बस संस्कारन में आ गई। और वो जब संस्कार में बात आ गई तो फिर ये होता है कि मतलब जब जो बात आपके संस्कार में आ गई तो वो आप चाहते नहीं हो, लेकिन फिर वो चीज़ें निकलती हैं। आप चाहो कि आप भले चाह लो कि हम कोई मार धाड़ वाली फिल्म बना लें, लेकिन जब आप वो संस्कार में जो बीज आपके बोया है तो वो बीज आपका कहीं ना कहीं उस मार धाड़ में भी आपके निकल के आ जाएगा ये। और भैया कहा जाए जो पहले जो आपने फिल्म बनाई उसके कंपेयर तो नहीं कर सकते, उसके कंपैरिजन जो आप जो फिल्म बनाते हैं शॉर्ट फिल्म, जो यूट्यूबर्स हैं अपने यहाँ के अच्छे खासे क्रिएटर हैं जो बुंदेलखंड के, और वे काफ़ी अच्छी मेहनत भी कराते हैं, फिल्में बनाते हैं शॉर्ट फिल्म। लेकिन अब बताई जा रही क्या जो क्रिएटर हैं जो अच्छी फिल्म भी बनाते वे भी कहा जाए वो ऐसे वल्गरिटी, ऐसी अश्लीलता की ओर बढ़ रहे हैं कि अब लोग उनको सिर्फ वही देखो पसंद आ रहा हो, ऐसा क्या कारण? देखो बहुत एक वैसे अलग अलग कारण कह सकते हैं कि एक परवरिश, एक संस्कारों वाली बात हो सकती कि आज के समय में जो फिल्में बन रही हैं या जो गाना बन रहे, हमारे समय में भी MMS कहाते हैं। हम मतलब बहुत क्लियर बात है,
हो सकता है ये बात किसी को सही ना लगे, लेकिन ये बात सत्य है, कटु है कि मतलब ना हम और कहते अगर मतलब इस तरीके का कोई वीडियो आ गया तो हम लोग कह देते भैया MMS आ गया फलाने का, और ये हम लोग को बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि ऐसा कुछ हो गया। आज के समय वो आम बात हो गई, रोज़मर्रा की बात हो गई, रोज़ आदमी ऐसे बना रहा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समय समय की बात है, समय के हिसाब से भी सारी चीज़ें होती। तो पहली चीज़, दो चीज़ें अपना समझने पड़ेंगी में कि हम जो हैं, हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में हैं। गलत दिशा में क्या है, कैसे कि हमारा जो देश है, भारत देश जो है, वो है युवाओं का देश। आज हमारे यहाँ पर आप बस स्टैंड पे चले जाओ, बस स्टैंड पे खड़े हो जाइए, और बस स्टैंड पे खड़े हुए के बाद में आप चारों तरफ नज़र डालिए, और जब चारों तरफ नज़र आप डाल हो तो आप पाओ कि 100 में से 95 लोग युवा हैं, ठीक है। और आप देखो कि उनमें से 80% बेरोजगार हैं, ठीक है। बच्चे 80% में से मतलब हैं 90% बेरोजगार, 10% काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो देखो कि जो 90% लोग हैं उनमें से कछु जने अपने आप रोजगार बता रहे हैं कि हम रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, वे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। और यूट्यूब पे वीडियो में क्या बना रहे हैं, मतलब देखो, एक होता है फिल्म बनाना। आप अगर फिल्म बना रहे हो तो आपको नॉलेज होगा, कैमरे का नॉलेज होगा, लाइटिंग का नॉलेज होगा, एडिटिंग का नॉलेज होगा, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होगा, तो ये अच्छा है। लेकिन एक है कि सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज कुछ नहीं है, कैमरा आपने चालू किया और आपने यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना चालू कर दी। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि वो एक समय के लिए क्षणिक सुख तो है, क्षणिक लोग देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, या फिर मतलब बोलते हैं यार है बेकार है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं, तो व्यू तो बढ़ा ही रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि वे युवा अपने स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे। स्किल के ऊपर जब काम ना करें तो आज जब तक ये दमड़ी है, मतलब चमड़ी है, तब तक दमड़ी है, मतलब पैसा है, ठीक है। और कुछ साल बाद जैसे ये सारा हुनर जाएगा, ये सारा रंग रूप जाएगा, ठीक है, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि जब आज हमारा देश जो युवाओं का देश है, वो कल है ना बुजुर्गों का देश होने वाला है, और बुजुर्ग नाकारा होंगे, हमारी पीढ़ी वाले। अभी के बुजुर्ग अच्छे हैं। बिल्कुल भैया, सही बात कही आपने। जो आजकल के जो युवा हैं, ज़्यादातर कही जाए जो क्रिएटर लाइन में, यूट्यूबर्स लाइन में, और कही जाए रील्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं। का कारण है कि जो लोग ई तरफ उनको ज़्यादा झुकाव देखने के लिए मिल रहा हो। काफ़ी लोग तो अपनी जो कही जाए जो भली घर में फैमिली में बिजनेसमैन हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं, तो उन्हें तैयारी छोड़ के या फिर अपनी पढ़ाई भी छोड़ के कुछ, और जो पढ़ाई भी नहीं कर पाओ वो भी छोड़ के ये चीज़ ई लाइन में आ रहा है। ई को क्या कारण है? और अगर इसके कारण की बात करेंगे तो कारण है इंटरटेनमेंट, ठीक है। आज के समय में हमने जैसे पहले ही बताया आपको कि चीज़ें आसान हो गई, ठीक है। इसमें एक चीज़ और हम थोड़ी सी जोड़ दें, शायद ये गलत हो या फिर हम अपनी मानने वाली बात बता रहे हैं। जैसे हमने आपको इससे पहले बताया कि अपना भारत देश युवाओं का देश है, और अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देख लें कि हमारे पड़ोस वाले हैं अगर हैं बिगाड़ने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करें, ठीक है, हम सबसे पहले करें कि भैया उनके घर एंटरटेनमेंट को साधन रख दें। एंटरटेनमेंट को साधन ऐसा साधन जोन में आगे बढ़ के उनको मतलब एक समय के बाद उसकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाए, वही में फंसे रहें। और जब ऐसा हो जाए तो बगल वाला जो है वो अपना विकास करत जा रहा हो, बढ़त जा रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, आगे पैसा भी कमा रहा हो, अपने घर परिवार आगे बढ़ा रहा हो, सब कुछ में आगे बढ़ रहा हो। लेकिन अब भाव का कि एंटरटेनमेंट के साथ में अब एक समय के बाद एंटरटेनमेंट बंद हो जाए, लेकिन उसने जो सामने वाला बगल वाला जो है उसने क्या किया कि उसमें एंटरटेनमेंट में पैसा भी ऐड कर दिया कि भैया तुम नचो, हम तो पैसा देंगे, पैसा भी दें, पैसा मिले भाई। उससे पता है कि ये पैसा, देखो आप खुद देख लो कि एक समय था जो पुराने टिकटॉकर थे वो आज के समय में गायब से हैं, अब नए नए लोग उभर के। तो ये 3-3 साल का, 4-4 साल का एक अंतराल होता है जिसमें मतलब ना कि लोग उभर के सामने आते फिर अचानक से गायब हो जाते, ठीक है। ये चीज़ चलती रहेगी, इसमें युवा वो रहेगा, फिर जाके एंड में क्या होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होगा। सेम चीज़ पड़ोस के घर से मतलब था हमारे पड़ोसी देशों से कि पड़ोसी देशों से उनने सबसे पहले हमारे यहाँ क्या भेजा, टिकटॉक।
अगर ये टिकटॉक ना आता और टिकटॉक को पहले ही बैन कर दिया गया होता तो जो कलाकार वाली परिभाषा है ना, जो इस नाचने में और या फिर वल्गैरिटी में जो तब्दील हो गई, ये ना हो पाती। क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि भाई पैसा किसी भी स्तर पे आए, हमें पैसा चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो एक कला जो हमने सीखी है या जो उसका सही माध्यम है, सही तरीका है, उस तरीके से आए। ऐसा नहीं हो पाया, वो गलत चीज़। टिकटॉक हालांकि बैन हुआ लेकिन उसका असर आज भी वो नहीं हुआ। रील्स यूट्यूब पे आने लगी, फेसबुक पे आने लगी, इंस्टाग्राम पे आने लगी, आपके जो भी सोशल मीडिया साइट हैं उस पर सब पे रील्स आती हैं। क्योंकि कहा जाए कि जो नॉर्मली है, पता चल गया था इस लाइन वालों को कि शॉर्ट्स पे ज़्यादा लोग अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो उन्होंने सभी ऐप्स में अप्लाई कर दिया था शॉर्ट्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता था। जो कहा जाए जो यूट्यूब पर हम 10 मिनट 15 मिनट में वो चीज़ देख लेते थे, आज वो शॉर्ट्स में 30 सेकंड की और 20 सेकंड की रील्स में देख लेते हैं। इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि आप जो पाओगे कि जब 90s के बच्चे हैं उनके अंदर सब्र है, पेशेंस है, ठीक है। और बिना पेशेंस के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो तो आपको पेशेंस चाहिए है, ठीक है। और पेशेंस कहाँ गया? 30 सेकंड तो रुक नहीं पाते, अरे बेकार है, दूसरी हटा देते हैं, अरे बेकार है, तीसरी निकाल लेते हैं। तो हमारा पेशेंस हमारा 30 सेकंड नहीं है। हम चाहते हैं कि महीनों रुक जाएं, सालों रुक जाएं, वो चाहे व्यापार को लेके हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो या किसी रिलेशन को लेके हो, सारा कुछ पेशेंस ख़त्म हो गया। लोग पेशेंस ख़त्म होने का कारण ही यही चीज़ें हैं। और भैया जैसे कि आपने काफ़ी जानकारी दी क्रिएटर लाइन में भी, और अब आपकी बात करें तो आपने जब शुरुआत की थी कहा था, जैसे कि आपने कहा कि मुझे ज़्यादा एक्टिंग लाइन में शौक था, और अब एक्टिंग में देखा जाए तो अब एक्टिंग से बाहर कैसे निकले और अभी भी कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करते रहते हैं आप जो अब इस लाइन में आ गए हो? फिलहाल में अभी आप क्या कर रहे हो? मुझे शुरुआत से एक्टर बनना था। एक्टर बनने की जो शुरुआत थी वो गांधी आश्रम से। गांधी आश्रम में शिवेंद्र सर काफ़ी सारे नाटक वगैरह कराते थे। उनको देख के लगा कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं जब देखता था तो मुझे लगता था, लेकिन बताया कि फैमिली का जो था कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, चूँकि हमारे यहाँ सभी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हर एक पिता का और परिवार के बड़ों का अपने बच्चों के लिए हमेशा से ये रहता है कि सेफ साइड चुन के चलते हैं, उनकी गलतियां नहीं हैं। और उन्होंने उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। उनको ये लगता था कि हमारा बच्चा है, कहीं ऐसा नहीं कि गलत राह पर चला जाए, गलत पाथ पर चला जाए। और फिर एंड में कोई भी नहीं चाहता, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को हमें कष्ट में देखना पड़े, है ना। जब माँ बाप कष्ट में नहीं देखना चाहते तो फिर उनके लिए सेफ साइड ही चुनते हैं वो। लेकिन सपने अलग थे, तो वहाँ से हमने पहली बार गांधी आश्रम में एक्टिंग देखी और वहाँ से हमने चालू किया। फिर उसके बाद में फिल्म इसमें आए। लेकिन जब यहाँ तक आते चीज़ें समझ में आई कि हमें जाना था अपना इलेक्ट्रॉनिक लाइन, मतलब कि मीडिया इसमें फिल्म मेकिंग में और कैमरे वाली लाइन में, और सर कर रहे थे अपना थिएटर वाली लाइन। तो यहाँ अंतर ये समझ में आया कि वहाँ के लिए स्टोरी तो चाहिए पड़ेगी हमें, ठीक है। तो फिर लगा कि स्टोरी भी लिखते हैं। ऐसे करके वो स्टोरी लिख ली। स्टोरी के बाद लगा कि अब शूट करना पड़ेगा, कैमरा चाहिए है। तो जैसे तैसे पैसे 4-5 साल में जो पैसा इकट्ठा किया उससे कैमरा ले लिया। फिर एक दोस्त था, उसने उसका भी कैमरा था, तो ऐसे करके उस कैमरे से शूट हुई। और फिर जब वो हो गया फिर लगा कि एडिटिंग, तो उस टाइम पे हम लोग ने एडिटिंग के लिए कुछ इधर उधर फ़ोन लगा पूछा, या फिर हम दिल्ली गए तो वहाँ तो कुछ सीखा। ऐसे करके थोड़ा जो एडिटिंग में सीखा तो फिर उससे एडिटिंग करी। तो ऐसे करके सारी चीज़ें, क्या होता है कि कई बारी जो मजबूरियां हैं वो आपको चीज़ें सिखाती हैं, कई बारी आप खुद सीखते हो। एक होता है कि जैसे मैं एक्टिंग करना चाहता तो मैं सोचता किसी भी एक्टिंग करना है तो मैं इंतज़ार करता कि कोई स्टोरी लिखे, कोई कैमरा लाए और वीडियो बनाए, ठीक है। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो फिर मैंने खुद ही इसमें इन्वॉल्व हुआ और मैं खुद उसमें चीज़ों को करने की कोशिश करता रहा। अगर ये मुसीबतें ना आती तो मैं जो इतनी सारी चीज़ें कर गया वो ना कर पाता। तो ये अवसर थे और मेरा सौभाग्य था कि मतलब ये चीज़ सोचने का मौका मिला और करने का मौका मिला।
और भैया फ़िलहाल में अभी देखा जाए तो आप एक कॉलेज भी रन कर रहे हो और साथ में स्कूल भी और जिम भी, तो अब क्या है जो आप इस क्षेत्र में आए हैं बिजनेस लाइन में भी? बिजनेस लाइन में ये भी मेरे बचपन का सपना था। ये भी कह सकते बचपन के सपने में था कि एक स्कूल खोलेंगे। और स्कूल इसलिए क्योंकि आप बच्चों को ना अपने तरीके से ढाल सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लगता था एजुकेशन सिस्टम में भी लगता था कि जब उस टाइम पे, इसलिए ये थॉट था मन में कि मैं जब पढ़ रहा था जिन स्कूलों में, तो वहाँ एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं था। तो मुझे लगता था कि एक्टिविटी के नाम पर भी कुछ होना चाहिए। और चूँकि मेरे स्कूल में सभी जो बच्चे थे वो या तो व्यापारियों के बच्चे थे या टीचर्स के बच्चे थे। मैं भी उन्हीं में था कि मैं टीचर्स का बच्चा था, लेकिन जो सबकी सोच थी इन बच्चों की, तो सबका ये था कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा। एक लौता मैं ऐसा व्यक्ति था कि उन सब से हट के सोच रहा था। और उस टाइम पे ये चीज़ें ना तो माता पिता को समझ में आ रही थी, ना हमारे टीचर्स को, मतलब जो आचार्य जी लोग थे, उनको समझ में आ रही थी। तो ऐसे मतलब फिर होता रहा। फिर उसके बाद में जब ये फिल्म बनाना चालू किया, बनाते रहे, बनाने के बाद में अब फिर शादी हो गई। शादी के बाद में हमें लगा कि नहीं, अब एक ये भी काम होना चाहिए। इसके पहले भी बिजनेस का था, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि बचपन से मैं बोलता था कि भाई बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाए। तो वो थॉट बचपन से ही था। तो इस शादी से पहले हमारे, जैसे हम ईंट भट्टे का काम करते थे, ईंट का, इस दौरान शादी से पहले हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी काम किया। हमने खुद स्वयं से अपना खाद बनाया, फसलें उगाने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंटल रहे हमेशा से, तो एक्सपेरिमेंट करते रहे। इसके अलावा हमने वाटर प्लांट डाला, आज भी चलता है। और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से करते रहे। तो ये और भैया आपने सोशल वर्किंग के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि चाहे छतरपुर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो गया या फिर कहा जाए जो अलग अलग पर्यावरण के क्षेत्र में, ऐसे आपने काफ़ी काम किया है, तो उस क्षेत्र में भी आप रहे हैं। हाँ, ये भी एक अलग जर्नी हमारे रहा है, एक सफ़र रहा है। और एक्चुअल में किसी ने कहा था कि मज़ा सफ़र का है, तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक दिन एक सफ़र में बना रहूँ। और जो ये वाला सोशल वर्किंग वाला जो सफ़र हमारा चल रहा है, तो इस सफ़र में सबसे पहले शुरुआत हुई नॉर्मल दान पुण्य से, है ना, कि गरीबों को खाना बांट दिया, गरीबों को ये कर दिया। फिर इसके बाद में और भी चीज़ें छोटी छोटी करते रहे। अब आप देखोगे कि ये सोशल वर्क ना, हमने बताया था संस्कारों का खेल, ठीक है। ये सोशल वर्क जो है वो आपको हमारी फिल्मों में भी दिख जाएगा। ये मैसेज वहाँ से आ रहा है, हमेशा मैसेजल फिल्म बनाना, किसी न किसी को एक संदेश देना, ये हमेशा से रहा। अब इस दौरान हुआ क्या कि एक सेवा ही संकल्प समिति करके है, नवदीप हमारा छोटा भाई है, उसने एक पहला प्रयास किया तालाब को सफाई का, और उसने एक वीडियो डाली। मैंने उनको फ़ोन किया, नवदीप को फ़ोन किया, नवदीप, और मुझे बताया नहीं, अब से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ऐसे करके वो शुरुआत हो गई। और पूरे शहर में जहाँ भी गंदा दिखता था वहाँ पर साफ़ करना, वहाँ पर रंग रोगन करना, और अपने बुंदेलखंड की जो नेचुरल कलाकृति हैं उनको उभेरना, ये हम लोगों ने पूरे शहर में किया। और पूरे शहर में नहीं, पहली बुंदेली बखरी अपनी बनी थी, उसमें भी हम लोगों ने ये काम किया था। तो ऐसे कंटिन्यू ऐसे चलता रहा। आप ये यकीन नहीं मानोगे, आपकी महाराजा कॉलेज का जो कार्यालय तिराहा है, यहाँ पर लोग ना दारू पीते थे, यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब ऐसे पूरे में गंदगी होती थी, नालियाँ जो थी वहाँ भरी रहती थी। तो एक दिन हम लोगों ने ना वहाँ से पूरा हाथों से, पूरा जो लोग वहाँ हमारे सामने लोग वहाँ बाथरूम करके गए, और हम लोगों ने अपने हाथों से पूरा इकट्ठा करके लोगों के सामने वहाँ पर रखा। उसके बाद वहाँ पर धोया, और धोने के बाद वहाँ पर मतलब पुताई करी, और पुताई करने के बाद में 1 घंटे बाद फिर से लोग गंदा कर गए। फिर से हम लोगों ने उसको 3 बार वहाँ पर रिपीट किया। कि हम लोग की एक सोच थी कि भाई आखिर कब तक नहीं लोगों को शर्म आएगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब लोगों ने टोकना भी चालू किया। तो ऐसे ये रहा। फिर कोरोना टाइम में एक था कि पहल की कि भाई हम अंदर हैं लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे, हम लोगों तक राशन तो पहुंचाएंगे। 1 रुपये से चालू किया,
हमारे पास में फंडिंग है 1 रुपये। हमने सिर्फ इतना बोला कि जो 1 रुपये डालना चाहता है वो 1 रुपये डाल दे, और जो 10,000 डालना चाहे वो 10,000 डाल दे, और जो 10 डालना चाहता है वो 10 डाल दे। ऐसे चालू हुआ। और इस कोरोना के दौरान में हम लोगों ने सेवा ही संकल्प समिति ने, श्री राधे सेवा फाउंडेशन ने मिलके तकरीबन 1000 परिवारों को राशन पहुंचाया। और इसके अलावा फिर अस्पतालों में बिस्तर पहुंचाए हैं। गाय उस दौरान अब लगा कि यहाँ हम सबके लिए तो कर लिए, गायें और जो जानवर थे जैसे डॉग वगैरह, तो इनके लिए भी हमारे लिए समस्या हमें दिख रही थी कि ये पानी इनके लिए पहुँच पा रहा था, क्योंकि लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर उसके बाद में गायों के लिए टंकियाँ रखना चालू की। और उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, बस टंकियाँ लाओ, उसके ऊपर पेंट करो, सारी चीज़ जो अगर सामान लाए तो पैकिंग भी पूरे घर वाले मिल के करो। इस दौरान मुझे 2 बार कोरोना हुआ। और लेकिन जब आप नेकी करते हो तो आपके ऊपर आँच नहीं आती। इन दोनों कोरोना में मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब एक बार के लिए मुझे कोरोना हुआ, स्मेल गई, बुखार, लेकिन 1 दिन के लिए बुखार आया होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और नॉर्मल स्वस्थ था और अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। कहा जाए उस दौर में तो ऐसा होता था कि अगर छींक भी आ गई अचानक से, या खांसी या बुखार आ गया, तो लोगों के अंदर शक आ जाता था। और भैया जैसे कि अभी आपको इन सभी कार्यों को लेकर कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया है, कहाँ कहाँ आपको बुलाया गया है, कैसे कैसे मंचों पर आपको आमंत्रित किया गया है? अगर बात करेंगे सम्मान की, तो पहला सम्मान तो था यहाँ के लोगों का, आप सभी का। और यहाँ के जो एक समाज में लोगों ने जो हम लोग के कामों को सराहा है। और जो आप यही तो सम्मान है कि आप जिस काम को सुन के आप हमारे पास आए हो, तो ये सम्मान है। ठीक है, पहला सम्मान तो यही हुआ। दूसरा सम्मान हमारा अगर हम बात करेंगे तो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंटिन्यू 3-4 साल। और इसके अलावा फिर अगर हम सम्मान की बात करेंगे तो यूपी गवर्नमेंट झांसी में, वहाँ पर हमारी एक फ़िल्म गई थी, तो यूपी गवर्नमेंट से वहाँ पर सम्मान मिला। फिर अगर उसके बाद हम बात करेंगे तो अपने सागर संभाग में एक फ़िल्म हमारी प्रलोभन से बचे, वो गई थी, तो वहाँ से मतलब वो फ़िल्म ने हमारी फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर पाया था। पूरे संभाग से फ़िल्में गई थी, उसमें अपना फर्स्ट था। और अच्छी बात है कि सेकंड भी अपने यहाँ पर ही था। फर्स्ट और सेकंड दोनों छतरपुर को मिले थे। उसमें सेकंड में शिवेंद्र सर वाली एक फ़िल्म थी, वो थी, और फर्स्ट में अपनी थी। तो इस तरीके से दोनों फर्स्ट और सेकंड छतरपुर को मिले थे। तो ये पूरे शहर का ही सम्मान है। एक और चीज़ है कि जो सम्मान हमारा है वो हमारा नहीं है, वो हमारी टीम का सम्मान है। और टीम की वजह से हमें सम्मान मिल पाया, और इस शहर का सम्मान है, क्योंकि इस शहर ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ाने के लिए। अब वो हर एक चीज़ में, मतलब इस शहर में अगर मैं कभी भी कोई भी काम करने गया हूँ तो मुझे कभी ये नहीं मिला कि नहीं इसमें किसी ने सपोर्ट नहीं है, लोगों ने आगे से आके वो करी है। तो ऐसे ये शहर का सम्मान रहा है। और भैया जैसे कि कहा जाए, जो अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के या पूरे जो देश में जो नए युवा हैं, युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है जो आप देना चाहें? युवा पीढ़ी के लिए एक ही संदेश है कि हमारा देश युवाओं का देश है। सो हम युवाओं को चाहिए कि हम अपने स्किल के ऊपर काम करें, और आने वाले भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, और जो हमारा देश है, इस देश को हम तभी बचा पाएंगे जब हमारे पास स्किल्स हो गई। क्योंकि अगर हम जो रील्स में हम लगे हुए हैं, तो रील्स से होगा क्या कि आप एक्टिंग करिए। हम इस चीज़ को, मैं खुद एक्टिंग करता था, मैं करता हूँ, मैं खुद राइटिंग करता हूँ, मैं खुद डायरेक्शन करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बस जो भी हमारे रील्स बनाने वाले भाई बहन हैं, या जो युवा बेरोजगार हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको यही है कि भाई आप स्किल्स के ऊपर काम करिए। आप जो रील्स बनाने वाले हैं, उन रील्स को आप एक्टिंग के मेथड सीख के, लाइटिंग के मेथड सीख के, एडिटिंग के मेथड सीख के उनके ऊपर काम करिए। आज एआई का दौर है, आप एआई को सीखिए, एआई को समझिए, ताकि कल आने वाले फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, और हमारा देश जो है ना वो आगे बढ़ सके, हमेशा गतिशील रह सके। जो सोने की चिड़िया कहते थे, वो सोने की चिड़िया को अगर हमें अपने देश को बनाना वापस से, तो इसके लिए हमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन और आप सिर्फ उनको दोष देते रहोगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। लेकिन अगर हकीकत ये है कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने कौन सी स्किल्स के ऊपर अपने काम किया। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस बात है कि आप
अपने स्किल्स के ऊपर काम करके और मेहनत करो, सब्र रखो। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए। तो और भैया रो आप लोगों को इसी प्रकार से अपने बुंदेलखंड के ऐसी अनुभवी, ऐसी नामी व्यक्तियों से मिलवा उतराते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और शानदार इंटरव्यू के संगे। तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। जय